क्या बात है भाई, और जनता कहाँ है? और जनता सो रही है अभी? चलो ठीक है। सो अपन फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था रिगार्डिंग ग्राफ, एलिंगम डायग्राम, इन चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया था। ठीक है। सो आज अपन उसके आगे की कहानी देखने वाले हैं कि भैया उसके आगे की कहानी कैसे चलती है। कहाँ है भाई? बहुत जनता गायब है यार अभी तक। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, पता नहीं क्या ही है, बहुत लोग गायब है अभी। सो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं अपन। चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिंगम डायग्राम पे बात कर लिया था कि भैया एलिंगम डायग्राम क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, उसको ध्यान देने वाली बात है। एक बार फिर से रिवीजन देख लेते हैं कि भैया एलिंगम डायग्राम अपने को कहता क्या था। उसके बेसिक्स पे भी बात कर लिए थे कि आखिर वो डायग्राम बना हुआ कैसे है, वो डेल्टा जी से उसका रिलेशन क्या है। इन चीजों पे भी क्लास के लास्ट में हम लोगों ने बात कर लिया था। तो मैं एक बार फिर से एलिंगम डायग्राम आपको दिखाता हूँ और इस पर थोड़ी बहुत चर्चा अपन वापस से कर लेते हैं। ठीक है, चलो। सो क्या कहता था अपने को एलिंगम डायग्राम? अपने को एलिंगम डायग्राम कहता था कि भैया कोई भी मेटल जिसको रिड्यूस करना है, मतलब जिसके ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकालना है, या आसान भाषा में कह लो कि जिसका ओर है, अगर उसके ओर में से उस मेटल को बाहर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एल्यूमिनियम का ओर है, दैट इज Al2O3 बॉक्साइट ओर, इसमें से अगर मुझे एक एल्यूमिनियम को अलग करना है तो मैं इसको क्या करूंगा, हीट कर दूंगा उस मेटल के साथ जो उसके नीचे में हो। नीचे वाला जो मेटल होगा, प्योर मेटल, वो ऊपर वाले के ओर से उस मेटल को अलग कर देगा। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट ओर दैट इज Al2O3 है, अगर उसमें से मैं चाहूँ तो एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके अलग कर सकता हूँ। कब तक? जब तक ये टेम्परेचर नहीं आ जाए, इस टेम्परेचर से पहले तक। इस टेम्परेचर के बाद क्या है? तो इसके बाद एल्यूमिनियम नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है। मतलब इसके बाद अब अगर हम चाहें तो एल्यूमिनियम के ओर को मैग्नीशियम के साथ हीट करके अलग नहीं कर सकते, बल्कि इसका उल्टा जरूर कर सकते हैं कि मैग्नीशियम के ओर को एल्यूमिनियम के साथ हीट कर दें, तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो अलग हो जाएगा। सो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। कोई ऐसा जिसको अभी भी एलिंगम डायग्राम में समस्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में समस्या है, तो पूछ लो कि भैया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा, और किसका होना चाहिए, मेटल कौन सा होगा, तो ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। ये याद रखिएगा, इसमें कुछ मेटल के लिए ये प्रैक्टिकल यूज है, बाकी के लिए ये थ्योरेटिकल ही है। क्यों? क्योंकि भैया बहुत हाई टेम्परेचर तो प्रैक्टिकली हम यूज नहीं कर पाते। हमको तो चाहिए भैया पैसा, पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने के लिए हम क्या चाहेंगे? इकोनॉमिकल प्रोसेस चाहेंगे। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि भैया हम बहुत सारा पैसा लगाए और हमको थोड़ा सा वहां से रिटर्न मिले। ये चीज कभी नहीं चाहते, इसलिए बहुत लिमिटेड मेटल्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा जिसको एलिंगम डायग्राम में अभी भी समस्या है, समझ नहीं आया, तो फटाक से पूछ लो। पहले उस पर बात करूंगा फिर ही आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, एलिंगम डायग्राम में किसी को ऐसा लगता है कि जादू हो गया है, अभी भी चीजें समझ में नहीं आई है, तो पहले पूछ लो, मैं उस पर बात कर लूंगा, फिर आगे बढ़ लेंगे अपन। डन है? चलो ठीक है। सो ये कहानी हो गई अपने पास एलिंगम डायग्राम की, कि एलिंगम डायग्राम एक्चुअल में था क्या। अब एक जगह जो इसका सबसे अधिक यूज है, ध्यान रखना, जो जगह मैं बोल रहा हूँ वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन के एक्सट्रैक्शन में ये मेनली सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। हालांकि उसके अलावे भी कुछ मेटल्स हैं जिसमें इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम में भी थोड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्या वो इस्तेमाल करना सही है या नहीं है, वो अपन आगे बात करेंगे।
ठीक है। कुछ और भी मेटल्स हैं जिसमें एल्यूमिनियम का यूज करके उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका थोड़े बहुत छोटे छोटे यूजेस। बाकी जो सबसे मेन यूज है इस डायग्राम का, इसके डेटा का, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में सबसे जबरदस्त का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं फटाफट से दिखाता हूँ आपको कि भैया ये और कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सो देखो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस एलिंघम डायग्राम का ही यूज करके एक्सट्रैक्शन किया जाता है। क्या होता है इस प्रोसेस में? तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि अगर मान लो किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तो एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दिया जाता है, एल्यूमिनियम के पाउडर को, और इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। बिल्कुल एलिंघम डायग्राम का ही यूज है। कैसे यूज है? तो हमको दिखा है कि एल्यूमिनियम यूजुअली नीचे में रहता है, ठीक है। सो कुछ मेटल्स जैसे क्रोमियम हुआ, क्रोमियम को एक्सट्रैक्शन में इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, थर्माइट का इस्तेमाल कर देते हैं। कैसे? सो यहाँ एग्जांपल के तौर पे आपको बस याद रखना है, बाकी परेशान नहीं होना। तो जैसे मान लो Cr2O3 है, क्रोमियम है, Cr2O3 है, इसको जब एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे Cr अलग हो जाता है और ये Al2O3 बन के बाहर निकल जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि भैया इसका ओर है, ये ओर है, और ये अपने पास एल्यूमिनियम मेटल है जिसका इस्तेमाल करते हैं Cr को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। बाकी तो एलिंघम डायग्राम का मेन यूज कहाँ है? तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में है। फटाफट से इसको छापो, एक दो आसान से क्वेश्चन है उसको देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये एक स्पेशल केस है कि भैया एक एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है क्रोमियम को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। छापो फटाफट से। अच्छा, बल्ब में कौन सा मेटल यूज होता है? दैट इज टंगस्टन। टंगस्टन के भी एक्सट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बट बहुत काम का नहीं है। छापो फटाफट से इसको। और आपको ध्यान रखना है चीजें। थर्माइट प्रोसेस क्या है? एल्यूमिनियम के साथ हीट कर देना किसी और को और उस मेटल को अलग कर देना इज नोन एज थर्माइट प्रोसेस, ठीक है। देखो एलिंघम डायग्राम का मेन जो यूज है किसके एक्सट्रैक्शन में, वो आयरन के एक्सट्रैक्शन में, जब कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कोई और मेटल यूज नहीं हो सकता किसी दूसरे को रिड्यूस करने के लिए? क्या कार्बन ही हमेशा यूज करेंगे? तो नहीं, एल्यूमिनियम को भी किसी किसी केस में यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम भी तो नीचे में मिलता है। ध्यान दो, एकदम वो नीचे में साइड में है। तो कुछ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। पूरा नाम है गोल्ड स्किमिड एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? एलिंघम डायग्राम से ही आता है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ में कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अब एक दो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को जरा देखते हैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो भैया फटाफट से देखते हैं जरा। सो एक क्वेश्चन बोलता है कि ऑल दो थर्मोडाइनेमिकली फीजिबल है, मतलब किया जा सकता है, in practice magnesium metal is not used for the reduction of alumina मतलब बॉक्साइट के लिए बोल रहा है, in the metallurgy of aluminium। why? मतलब Al2O3 से Al को बनाने के लिए, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालने के लिए हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, जबकि हमको पता है कि मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जा सकता है थर्मोडायनेमिकली। थर्मोडायनेमिकली का मतलब क्या हुआ कि भैया वो लो टेम्परेचर पे जब हम हीट करेंगे तो बड़े आसानी से दे देगा वहां पे एल्यूमिनियम, ठीक है। तो भैया ऐसा क्या दिक्कत है कि हम यूज नहीं कर सकते? हम क्यों मैग्नीशियम का यूज नहीं कर सकते एल्यूमिनियम को निकालने के लिए? क्या दिक्कत है यहाँ पे? निधि वेरी गुड। सो भैया यहाँ पे जो दिक्कत है वो बहुत एक सिंपल सी दिक्कत है, और वो यही है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो कोर कॉन्सेप्ट है कि भैया हमको आसानी से और इकोनॉमिकली चाहिए, ठीक है। नहीं आ रही, हमको ज्यादा टेम्परेचर कहाँ चाहिए मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम? देखो एक बात बताओ, एल्यूमिनियम को निकालने के लिए हमको टेम्परेचर कहाँ ज्यादा चाहिए? हर देखो इस टेम्परेचर के नीचे तो हमेशा चाहेंगे तो मैग्नीशियम का यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम को निकालने के लिए। 800 पे 400 पे हर जगह तो एल्यूमिनियम ऊपर है, मैग्नीशियम नीचे है। तो एल्यूमिनियम
को निकालने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल तो बड़ा ही आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं करते भैया एल्यूमीनियम को निकालने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा महँगा है। मैग्नीशियम एक्सपेंसिव है, एल्यूमीनियम सस्ता है। अब तुम मुझे ये बताओ कि सस्ती चीज़ को निकालने के लिए महँगी चीज़ को जला देना कोई समझदारी की बात है? और हम इस चैप्टर में ही क्या पढ़ रहे हैं कि हमको इकोनॉमिकल प्रोसेस चाहिए, हमको नहीं चाहिए कि भैया मतलब हम कोई ये बोल सकता है सोडियम इस्तेमाल कर दो। अरे सोडियम काहे इस्तेमाल करें भैया? सोडियम ज़्यादा महँगा का चीज़ है एल्यूमीनियम जैसे फर्जी चीज़ को निकालने के लिए। वही कहानी है कि मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा महँगा है इन कंपैरिज़न टू एल्यूमीनियम, तो मैग्नीशियम को बर्बाद क्यों करें एल्यूमीनियम को निकालने के लिए, ठीक है? सो इस वजह से थर्मोडायनामिकली फिजिबल होते हुए ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, जिस वजह से हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते। तो आसान भाषा में क्या हुआ भैया? इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। ठीक है? चलो। आदर्श बोल रहा है कि थोड़ी सी सस्ती चीज के लिए थोड़ी सी महंगी चीज के लिए बहुत सी सस्ती चीज निकल जाए तो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल तिवारी, थोड़ी सी महंगी चीज अगर ऐसा होता है कि थोड़ा महंगा यूज करके बहुत सस्ता चीज बहुत सारा निकल जाता तो हम बिल्कुल कर लेते, पर ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है भैया? क्योंकि यहाँ पे मोलर रेशियो भी तो देखो। एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन जब होगा तो ये एल्यूमिनियम अलग और ये मैग्नीशियम अलग होगा, तो तुमको कैसे लगता है कि ये थोड़ा सा ही यूज होने वाला है? भैया हर यहाँ इसको बैलेंस करो, यहाँ बैलेंस करोगे तो तुम बोलोगे कि भैया थोड़ा सा यूज होने वाला है। किसी के एंगल से ये थोड़ा सा यूज होने वाला नहीं है आदर्श बाबू। आप इसको चेक कीजिए अच्छे से तो आपको दिखेगा कि भैया ये तो भर भर के इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा सा छोड़ो, ये भर भर के इस्तेमाल हो रहा है। देखोगे तो देखो यहाँ पे कितना यूज हो रहा है। बैलेंस है क्या? 2 2 3 3। हाँ ठीक है। 1 मोल 1 मोल बॉक्साइट के लिए 3 मोल मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मुझे ये बता दो किस एंगल से ये सस्ता है? किसी भी एंगल से सस्ता नहीं है। मतलब 1 मोल के लिए तुम 3 मोल का इस्तेमाल कर रहे हो। और ये भी नहीं है कि भैया मैग्नीशियम बहुत हल्का मेटल है, एल्यूमिनियम बहुत भारी मेटल है, ऐसा भी नहीं है। दोनों अगल बगल में ही पाए जाने वाले हैं। ठीक है? तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमको मतलब ऐसे समझ लो कि एक मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 1 किलो अगर मुझे एल्यूमीनियम चाहिए होगा तो मुझे उसके लिए लगभग 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 1.5 किलो से थोड़ा कम हमको मैग्नीशियम देना पड़ेगा, जिसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैग्नीशियम इन कंपैरिजन टू एल्यूमीनियम बहुत ही महंगा मिलता है। ठीक है? तो इस वजह से एक तो ज़्यादा भी लगाना है और महंगा भी लगाना है, तो ये दोनों तरफ से बेवकूफ़ी हो गया। ठीक है? तो इस वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाई इज द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इजियर इफ मेटल फॉर्म्ड इज इन द लिक्विड स्टेट एट द टेम्परेचर ऑफ रिडक्शन। बोलता है कि जब रिडक्शन किया गया और लिक्विड स्टेट में अगर मेटल मिले तो हमारे लिए रिडक्शन आसान क्यों हो जाता है? प्रोडक्ट अगर आपके पास मान लो यहाँ जैसे इस केस में ये जो एल्यूमिनियम मिला ये लिक्विड स्टेट में मिलता तो कितना अच्छा होता। सो देखो क्यों ऐसा होता है। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि भैया अगर प्रोडक्ट आपका लिक्विड में मिल रहा है मतलब प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है। सिंपल, एकदम आसान भाषा में समझो। प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है, सॉलिड में मिलता तो कम होता, बट लिक्विड में मिला तो एंट्रोपी ज्यादा है। एंट्रोपी ज्यादा है मतलब चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगा? पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये सॉलिड, यहाँ ये भी सॉलिड और ये अगर लिक्विड बन गया तो मतलब एंट्रोपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एंट्रोपी अगर इंक्रीज होगा तो हमको पता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी का इंक्रीज होता है वो एक फिजिबल प्रोसेस होती है, वो एक आसान प्रोसेस होती है। अगर एंट्रोपी का डिक्रीज होता है तो वो प्रोसेस क्या होती है? मुश्किल प्रोसेस होती है। ठीक है? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं चूंकि अगर अपने पास मेटल लिक्विड स्टेट में मिलेगा सो यहाँ एंट्रोपी वाली जो चीज़ है, एंट्रोपी जो है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होगी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा और एंट्रोपी बढ़ेगा तो अपने पास डेल्टा जी जो है उसके निगेटिव होने के चांसेस भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। और डेल्टा जी ज़्यादा निगेटिव होगा तो अपने पास प्रोडक्ट भी आसानी से बनेगा। कुछ नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में इतना तो पढ़ा ही था कि एंट्रोपी का बढ़ना मतलब प्रोसेस का आसान होना। ठीक है? तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, प्रोसेस क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो एंट्रोपी का इंक्रीज
इजी प्रोसेस होगा, काम खत्म। ठीक है, सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भैया अगर प्रोडक्ट में लिक्विड बने तो हमारे लिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है इन दोनों क्वेश्चन में तो मुझे बता दो कि भैया समझ नहीं आया, रोना गाना मचा लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा जिसको लगता है ये दोनों क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया, तो फटाफट बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन कैसे हुआ, क्योंकि इसी चैप्टर में तो लिक्विड तुमको पता है भैया, लिक्विड में निकल रहा है मेटल। बोलो तिवारी। तो इसमें कहाँ इस चैप्टर का यूज हुआ, एंट्रोपी से रिलेटेड आप बता दीजिए। अरे बाबू, एलिंगम डायग्राम में किसका यूज था, डेल्टा जी का यूज था। कल लास्ट क्लास में तुम था, लास्ट में हाँ, बिल्कुल लास्ट में, जब मैं बता रहा था कि वो स्लोप पॉजिटिव क्यों होता है, निगेटिव क्यों होता है। आप बोले थे जब चले जाने को तो चले जाते हैं। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा पूरा टर्म निगेटिव नहीं रहेगा। अच्छा, अगर ये पूरा टर्म निगेटिव रहेगा तो इसके में निगेटिव रहने के चांसेस क्या है, ज्यादा हैं। हाँ, पॉजिटिव ये से ज्यादा। हाँ, ये अगर निगेटिव रहेगा, मान लो डेल्टा एच छोटा रहेगा तो चांसेस है ना कि ये निगेटिव ज्यादा होने के चांसेस है। अगर ये मान लो निगेटिव क्वांटिटी होती तब तो ये क्लियर था कि डेल्टा जी के निगेटिव होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव बन जाता माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो अब अगर अपने पास पता है कि भैया डेल्टा एस के पॉजिटिव होने से डेल्टा जी के निगेटिव होने के चांसेस अधिक है, डेल्टा जी का निगेटिव होना मतलब प्रोसेस का क्या होना, स्पॉन्टेनियस होना। ठीक है, और हम एलिंगम डायग्राम में क्या पढ़ रहे थे, डेल्टा जी का इंटोग्राफ पढ़े थे, और कुछ नया पढ़े थे, डेल्टा जी पढ़े थे ना। आसानी से हाँ, डन है। चलो ठीक है, सो इस वजह से जब प्रोडक्ट में लिक्विड बनेगा तो हमारे लिए इस प्रोसेस की फिजिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फिर हमारे लिए प्रोसेस आसान हो जाएगा। Al2O3 को जनरली बॉक्साइड, Al2O3 जनरली कॉल्ड बॉक्साइड, इट कैन आल्सो बी सेड। अरे ठीक है ओजस्वी, ठीक है, हम उसको बहुत सारे नाम बोल सकते हैं, पर दिक्कत क्या है बाबू, हम उसको नॉर्मली एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बोले, लेकिन दिक्कत बस यहाँ पे ये है कि हम यहाँ बॉक्साइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम को सबसे अधिक बॉक्साइट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर एक बात बताओ मेरे को, जब बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम पे दिमाग में सबसे पहले मार्बल ही क्यों आता है, हम एक्सेल क्यों नहीं बोल लेते, हम चौक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते, हम इनको क्यों नहीं बोल लेते, या फिर जहाँ पे चूना कर दिया था जो अपर के लेयर बनते दीवारों को, उसका नाम क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो फ्रिक्वेंट यूज वाली चीजें नहीं है। बट हमको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को मेनली मार्बल्स इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं, तो हम मार्बल का नाम लेते हैं। मार्बल मतलब दिमाग में सेट है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसी तरीके से बॉक्साइट दैट इज दिमाग में सेट है Al2O3। ठीक है, चलो ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा तिवारी। सो ये अपने पास कहानी हो गई, दो क्वेश्चंस आसान से हैं और ये बोर्ड्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो फटाफट से छापो इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। छापो फटाफट से, दोनों क्वेश्चन को छापो, दोनों का आंसर लिखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट में आंसर बता दिया मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी एक लाइन में लिख के चले आना, तुम लैंग्वेज बना के लिखना। मैंने एक पॉइंट में बता दिया कि भैया यहाँ एंट्रोपी इंक्रीज होती है, वहां बता दिया इकोनॉमिकल नहीं है, तुम आराम से डिटेल्स में विस्तार में लिखना, जब बोर्ड में लिखना। तो अभी शॉर्ट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करो फटाफट से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है तिवारी, मन है यार सबका।
मानना है, सबको मन करता है, अपने अपने हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है यार, क्या सोचते हो। चलो हेडिंग का सबने कर लिया क्या, लिख लिया ना क्वेश्चन, कोई ऐसा जिसका छूटा हुआ है नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अपना एक सेक्शन खत्म हो गया एक्सट्रैक्ट करने का, ध्यान से सुनना, एक सेक्शन खत्म हो गया। कौन सा सेक्शन, किसी मेटल को किसी दूसरे मेटल या कार्बन के साथ हीट करना और उस मेटल के ओर से ऑक्सीजन को खींच के बाहर निकाल लेना, वो मेटल अपने को मिल गया। मतलब एक प्रोसेस खत्म हो गया, दैट इज ओर का हीटिंग विथ समथिंग, किसी चीज के साथ हीट करो जिससे उसमें से वो मेटल बाहर निकल जाए। अगर हम स्टार्ट में हीटिंग करते थे, स्मेल्टिंग भी इसको बोलते थे कि भैया नॉर्मली किसी के साथ हीट करना इज स्मेल्टिंग। कार्बन के लिए थोड़ा स्पेसिफिक है, कार्बन के लिए जनरली स्मेल्टिंग का यूज करते हैं, कार्बन के साथ हीट करते हैं। तो एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं तो उसको एल्यूमिनियम थर्माइट बोलते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं कि भैया और क्या क्या तरीके हैं जिससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उसके ऑक्साइड्स से, ठीक है। तो एक एक करके अपन सारे मेथड्स को देखेंगे जो जनरली यूज किए जाते हैं। सो सेकेंड टाइप का अपना मेथड है, पहला था दैट इज हीटिंग, ठीक है। दूसरा है अपने पास सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन भी एक मेथड है जिससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये क्या चीज है, इसको बड़े प्यार से देखना। होता क्या है, पहले वाले मेथड में जैसे देखा था कि मान लो कि मुझे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया, तो मैग्नीशियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम को रिड्यूस करके एल्यूमिनियम दे दिया मुझे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करके एल्यूमिनियम दे दिया। सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा फर्क आ जाता है, और फर्क ये है कि यहाँ पे कोई अलग से रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे होता ऐसा है कि मेटल खुद ही एज अ ऑक्सीडाइजिंग, खुद ही एज अ रिड्यूसिंग, दोनों जैसा काम करता है। मतलब यहाँ किसी तीसरे का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे मेटल जो है वो मेटल खुद ही ऐसा काम करने वाला है, या उसी मेटल का कंपाउंड ऐसा काम करने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, होता क्या है कि जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट कर दिया जाता है। ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट कर देते हैं, कॉपर अलग हो जाता है और SO2 अलग हो जाता है। अब यहाँ पे कोई अलग से अपने पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं है। कैसे किया जाता है, तो हमको ओर में तो कॉपर सल्फाइड था ही, तो पहले उसको क्या किया, रोस्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, और फिर उस ऑक्साइड को पुराने वाले सल्फाइड के साथ चिपका दिया, दोनों मिलके कॉपर दे दिए। चलो इसको लेड में भी इस्तेमाल करते हैं, जरा लेड की कहानी देखते हैं। सो पहले मान लो अपने पास एक और था दैट इज गैलेना, लेड सल्फाइड, इसको क्या किया, रोस्ट किया ऑक्सीजन के साथ, लेड ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब इस लेड ऑक्साइड को क्या किया, फिर से ऐसे ही लेड सल्फाइड लिया और उसके साथ फिर हीट कर दिया। जैसे ही इस लेड सल्फाइड के साथ इसको हीट कर दिया वापस से, हाई टेम्परेचर पे जैसे हीट किया, तो लेड अलग और SO2 अलग। मतलब आसान भाषा में एक चीज सोचो, यहाँ क्या हुआ होगा, आसान भाषा में सोचना क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा कि लेड सल्फाइड लिया होगा और ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहा होगा वहां पे। ऐसे समझो, लेड सल्फाइड एक डब्बा है, एक डब्बा में क्या किया गया होगा कि लेड सल्फाइड लिया गया होगा और यहाँ पे इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ PBS लिया गया होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई किया जा रहा होगा। लेड सल्फाइड जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट किया होगा, बहुत सारा यहाँ पे लेड सल्फाइड होगा, ऐसा तो है नहीं कि भैया एक होगा, दो होगा मॉलिक्यूल, बहुत सारे होंगे, हजारों किलो में होगा। कुछ लेड सल्फाइड जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट होने लगेगा लेड ऑक्साइड में, और जैसे ही लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ये वापस से जो इसमें रिमेनिंग बचे हुए लेड सल्फाइड है, ध्यान रखना, जो बचे खुचे इसमें लेड सल्फाइड है, सारा तो कन्वर्ट नहीं हुआ होगा लेड ऑक्साइड में, जो बचे खुचे लेड सल्फाइड है उनके साथ ये रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके इसमें क्या दे देगा, लेड दे देगा। मतलब अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बस लेड सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करना है और हमको लेड मिल जाएगा। कैसे, तो लेड सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड दिया, फिर उसी कंटेनर में ये जो लेड ऑक्साइड है ये लेड सल्फाइड से फिर से रिएक्ट कर जाएगा और हमको लेड मिल जाएगा। यही कहानी है अपने पास सेल्फ रिडक्शन का। सेम कहानी कॉपर के साथ होता है। क्या होता है कॉपर के साथ, तो सबसे पहले होता क्या है कि Cu2S को हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाता है Cu2O और साथ में SO2 बाहर।
अब ये जो Cu2O है, ये Cu2O वापस से Cu2S के साथ ये रिएक्ट करता है इस रिएक्शन के थ्रू, और हमको क्या मिल जाता है, लेड मिल जाता है। सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सिंपली सेल्फ रिडक्शन। वो खुद ही से खुद को रिड्यूस कर रहा है, किसी और की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मुझे फटाफट से बताओ कि किसी को इसमें बिल्कुल नहीं दी, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक साथ हो रहे होते हैं। लेड ऑक्साइड वहां बनते भी रहेगा, लेड सल्फाइड को रिड्यूस करते भी रहेगा। वही सेम कहानी कॉपर का भी है, कॉपर ऑक्साइड बनते भी रहेगा, कॉपर सल्फाइड को रिड्यूस करते भी रहेगा। बस कहने के लिए दो प्रोसेस है, बाकी है एक ही प्रोसेस। ठीक है, करो फटाफट से इसको, और किसी को तकलीफ हो तो मुझे जल्दी से बताओ कि भैया हमको तकलीफ है, समझ में नहीं आया, जादू हो गया। ठीक है, करो फटाफट से। बिल्कुल ये दोनों एक ही प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, बस दिखने में लगता है कि दो स्टेप में हो रहा है, बाकी होता क्या है, मतलब ये दो अलग अलग है, बट होता क्या है, एक ही स्टेप में, एक ही बार में ये दोनों हो रहे होते हैं, साइमल्टेनियस दोनों हो रहे होते हैं। बिल्कुल तिवारी, इक्विलिब्रियम का सिंबल का जरूरत नहीं है ना। कौन बोल रहा है इक्विलिब्रियम का सिंबल का जरूरत है, कहाँ गया ओजस्वी? इक्विलिब्रियम का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड आई है, बैकवर्ड नहीं आया। ये वाली जो चीज है ये वापस से रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, बैकवर्ड नहीं आ गया ये रिएक्शन। ये जो चीज है ये वापस से रिएक्ट कर रहा है इसके साथ। देखो ये वाली जो चीज यहाँ पे दिख रही है, इसके साथ रिएक्ट करके हमको लेट दे रहा है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, रिएक्शन पीछे नहीं आ रही है। ठीक है, बोलो वैष्णवी। ये नीचे वाला रिएक्शन लिख लेना, ये कॉपर का, छापो फटाफट से। स्टेटमेंट मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। देयर सल्फाइड ores are partially roasted to give some oxide. This oxide is now reduced to the metal by remaining sulfide ores at the elevated temperature in the absence of air. The process is known as self reduction or auto reduction. ठीक है, इस प्रोसेस को जब करते हैं ना, तो वहां पे कॉपर के लिए जब करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो इस प्रोसेस को करते हुए वहां पे हरे लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कच्चे लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसको ऐसे ऐसे मिक्स करने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं पोलिंग करने के लिए। बोलो बोलो वैष्णवी, आगे पढ़ेंगे हम। सर सर जैसे कि वो सर सो लीड सल्फेट है सर, तो फिर वो ऑक्साइड हो रहा है तो लीड ऑक्साइड बना रहा है। उसके बाद से सर जो लीड सल्फेट है वो मतलब बहुत बहुत कम अमाउंट में ना बचेगा, जब वो लीड ऑक्साइड से फिर से रिएक्ट करेगा तो। तू मुझे एक बात बता, मान ले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो लेड सल्फाइड लिया है, ये 2 मोल के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। यस सर। मान ले मेरे पास ये ऐसा था कि ये 200 मोल थे, और मैंने ये 30 यहाँ 300 मोल चाहिए थे, मैंने इसको 150 मोल ही सप्लाई किया, तो बाकी इसमें 150 मोल तो लेड सल्फाइड ही बचा रहेगा। 100 हाँ, देख 300 चाहिए था, 150 दिया, तो वहां 100 मोल तो बचा रहेगा, और रिमेनिंग जो होंगे वो क्या होंगे, अपने पास रिमेनिंग जो है ये 100 मोल, ये 100 मोल किस में कन्वर्ट होंगे, लेड ऑक्साइड में। फिर वो जो 100 मोल है इसके 100 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और हमको क्या देगा, लेड देगा। अब ये रेशियो अलग है, पर कहानी क्या है, उसके जो बचे हुए हैं उसके साथ रिएक्ट करके हमको क्या दे देगा, लेड दे देगा। डन है? यस। ठीक है, ये 2 मेटल्स याद रखना, कॉपर वाला तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अत्यंत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। कॉपर एक ऐसा है जो सेल्फ रिडक्शन कर लेता है, उसमें किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती, वो खुद से ही खुद को रिड्यूस करके मेटल निकाल के दे देता है। ठीक है, कच्ची लकड़ी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे कार्बन होता है, उस कार्बन का यूज बहुत जबरदस्त होता है, मीथेन गैस निकलती है मेनली, उस मीथेन गैस का यूज कर रहे होते हैं। खैर ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना। बोलो निधि। सर वो देयर सल्फाइड डॉट्स लिखा है, तो यहाँ पे देयर किस किस को सिग्निफाई कर रहा है? देयर का मतलब जिस मेटल के लिए कर रही है उसका सल्फाइड हो।
तो मतलब सर ये तो जैसे लीड के लिए हुआ, कॉपर के लिए हुआ, और कौन कौन से मेटल इस मेथड से करते हैं? दो में हम मेनली इस्तेमाल करते हैं। एक और है मर्क्यूरी में करते हैं पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेड और कॉपर ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यस सर। हाँ हो गया। चलो सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया किस तरीके से सेल्फ रिडक्शन से भी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जिसमें दो मेटल आ गए, दैट इज लेड और कॉपर। पहले वाले से किसका रिडक्शन किया करते थे? सोचो कौन कौन से मेटल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिए। आयरन बिल्कुल स्टार्ट में कार्बन के साथ रिएक्ट करके अलग किए थे, बाद में पढ़ेंगे और विस्तार में उसको। उसके बाद एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके क्रोमियम को निकाले थे। यहाँ पे लेड और कॉपर को निकाल दे रहे हैं सेल्फ रिडक्शन करके। ध्यान देते जाना एक एक प्रोसेस को। अभी तक एल्यूमिनियम नहीं निकाले हैं हम कहीं पे, एल्यूमिनियम का यूज किए हैं पर एल्यूमिनियम निकला नहीं है। एल्यूमिनियम को कैसे निकालेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है तो उसको भी तो निकालना होता है। सोडियम को कैसे निकालेंगे, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। चलो सो नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज कि भैया अपने पास जो एक्सपेंसिव मेटल्स है उनको कैसे निकालते हैं। तो देखो मान लो अपने पास जैसे सिल्वर है, सिल्वर सल्फाइड में से, सिल्वर के ओर में से अगर मैं चाहता हूं सिल्वर को निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा? सो यहाँ पे सिंपली यूज कर दिया जाता है मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। करते क्या है कि सिल्वर सल्फाइड के ओर को पहले ऑक्सीजन के साथ हीट करके सिल्वर सल्फेट बनाते हैं। सिल्वर सल्फेट को, अब सिल्वर सल्फेट क्या है, उसको जैसे पानी में डालेंगे तो भैया वो एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा, एक सॉल्ट है। और वो जो सॉल्ट है अगर उसको लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेसमेंट मेथड जो बचपन में पढ़ा करते थे, किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल का जो सॉल्ट है अगर उसको किसी हाई रिएक्टिव के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे कि सिल्वर सल्फेट के सॉल्ट को कॉपर से रिएक्ट करा दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कॉपर सल्फेट बन जाता है, सिल्वर अपने को अलग होके मिल जाता है। सो एक्सपेंसिव मेटल्स जो है, खासकर सिल्वर, गोल्ड के लिए नहीं यूज करते, खास करके सिल्वर को निकालने के लिए अर्जेंटाइट ओर से हम कैसे करते हैं? तो भैया अर्जेंटाइट ओर को पहले ऑक्सीजन के साथ हीट करके उसका सल्फेट बनाते हैं, और सल्फेट बनाने के बाद कॉपर के साथ रिएक्ट करा के कॉपर सल्फेट अलग और अपने पास सिल्वर अलग। ये जो सेकेंड मेथड है, ये वाला जो सेकेंड स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बचपन में जो पढ़ा करते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये उसी का इस्तेमाल है। सिंपली कि भैया हाई रिएक्टिव के साथ लो रिएक्टिव के सॉल्ट को रिएक्ट करा दो, काम खत्म। ठीक है, तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके लिए मेनली इस्तेमाल होता है? दैट इज फॉर सिल्वर। वो भी किस ओर से निकालने के लिए? तो अर्जेंटाइट से निकालने के लिए। छापो फटाफट से, ठीक है। और याद रखना हम सारे के सारे प्रैक्टिकल चीजें पढ़ रहे हैं जो अपने लिए फिजिबल हैं, जो अपने काम की हैं, जो अपने को फायदा देंगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि कॉपर ही क्यों? देखो ये क्यों का तो सबसे सिंपल सा रीजन है कि भैया जो सस्ता होगा, जो इकोनॉमिकल होगा। अब मान लो किसी ने बोला कि भैया इसको किसी और के साथ रिएक्ट करा दो, और काहे रिएक्ट कराएं जब कॉपर मेरा काम बना दे रहा है, सस्ता सुविस्ता आसान से अवेलेबल चीज। किसी और से साथ रिएक्ट कराने जाओगे महंगा मेटल लेना पड़ेगा, क्यों कराने जाए महंगा मेटल के साथ रिएक्ट? ठीक है, तो इसलिए कॉपर के साथ इसको अलग कर लेते हैं। करो, छापो फटाफट से। तो ये बोल सकता है अच्छा ऐसा है, आयरन के साथ क्या नहीं करा दिए? तो भैया आयरन के साथ इसलिए नहीं कराते क्योंकि आयरन भी अच्छा खासा रिएक्टिव होता है, तो उसका ज्यादा रिएक्टिव होना भी अपने लिए खतरनाक है। क्योंकि भैया प्योर आयरन तुम लोगे, वो जाएगा वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अलग समस्या। एक्वस है तो वाटर से रिएक्ट करेगा ना, अलग समस्या जीवन में। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो सिल्वर से तो ज्यादा रिएक्टिव है, पर और सबके कंपैरिजन में बहुत रिएक्टिव नहीं है, जस्ट सिल्वर से ऊपर आता है, आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, उसको रिएक्ट कराया, वहां से सिल्वर निकाला, हमारी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही है। हाइड्रोजन तो फ्री का है, हाइड्रोजन फ्री का है भैया, हाइड्रोजन बहुत महंगा है। कौन बोला फ्री का है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, उसके लिए हमको बिजली देनी पड़ती है जो कि बहुत महंगी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्री का नहीं है अपने पास। बोलो निधि। सर ये स्क्रैप कॉपर क्या होता है? स्क्रैप कॉपर का मतलब होता है जब आप कॉपर से कोई चीज बनाते हो तो जो उसमें वेस्ट कॉपर निकलता है ना, जैसे ऐसा देखिए कहीं कहीं पे जैसे आयरन को काट के जैसे रॉड्स बनाए जाते हैं, तो वहां पे जो छोटे छोटे जो टुकड़े निकलते हैं आयरन के, गोल गोल से कटे हुए, देखा है ऐसा? नो सर।
अरे जैसे जहाँ पे लोहे का कुछ काम होता है, वहाँ पे रॉड्स वगैरह जो होती है उनको काटा जाता है तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, वो उसको बोलते हैं दैट इज स्क्रैप आयरन। तो उसी तरीके से जब मान लो कि हम कॉपर की कोई चीज बनाते हैं, वायर्स बना रहे हैं या कोई भी चीज बनाते हैं, तो जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं दैट इज नोन एज स्क्रैप कॉपर। तो स्क्रैप कॉपर को लेते हैं और उस सॉल्यूशन में डाल देते हैं, सॉल्यूशन से सिल्वर अलग, अपना काम बन गया। वेस्ट मतलब कॉपर सर बेसिकली ऐसे। वेस्ट चीज से ही बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए तो सस्ता है ना अपने पास, हमको यही तो देख के चलना है कि हमारे लिए सस्ता सुविस्ता हो। ठीक है। यस सर। आरीज बोल रहा है कि हाई रिएक्टिव मेटल में इलेक्ट्रोलिसिस फिजिबल होगा। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोलिसिस फिजिबल होगा। हम बिल्कुल उन मेथड्स को पढ़ रहे हैं जो प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं। इसके लिए ये क्यों नहीं कर दिया ऐसा नहीं है, इसके लिए ये यूज करते हैं तो करते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम और कॉपर में से सस्ता कौन है? एल्यूमिनियम सस्ता होना चाहिए, कॉपर तो महंगा है। अरे ऐसे सुने भी होगे ना कि मतलब एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता है, पर ऐसा बहुत कॉमनली सुनने में भी तो आता है कि भैया जब फैन खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी चीज जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने जाते हैं तो उसमें बोल के बेचा जाता है कि भैया इसमें कॉपर की क्वाइलिंग की है, तो कॉपर वाला महंगा मिलता है और एल्यूमिनियम वाला सस्ता मिलता है। ठीक है। एल्यूमिनियम यूज करने में नुकसान ये है तिवारी कि एल्यूमिनियम का स्क्रैप पहले तो बहुत कम निकलता है, बहुत कम जगह उसका यूज करते हैं जिसमें स्क्रैप निकलता है। और दूसरी चीज, एल्यूमिनियम बहुत हाई रिएक्टिव होता है, उसको बाहर छोड़ो तो तुरंत वो ऑक्साइड बना लिया। अब वो ऑक्साइड को अगर तुमने डाल भी दिया सॉल्यूशन में तो उसके ऊपर में रिएक्शन होके अंदर नहीं जा पाएगा, अंदर रुक जाएगा, ऊपर में ही रिएक्शन होकर रुक जाएगा, तो हमारे किसी काम का नहीं हो। हम तो चाहते हैं पूरा रिएक्ट करे और ऊपर का सरफेस रिएक्ट कर गया, ऑक्साइड का लेयर बन गया, वो वहीं पे उसके रिएक्शन को रोक देगा, काम बिगड़ गया आपने। ठीक है, वेस्ट हो गया ना अपने पास, वो किसी काम का नहीं रहा। अब ऊपर का रिएक्शन हो गया, अंदर में रिएक्ट ही नहीं हुआ, फिर अपने किस काम का? कॉपर तो है कि धीरे धीरे करके पूरा ही रिएक्ट कर जाएगा, कोई ऑक्साइड का लेयर नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, चलो। सो इस तरीके से ये यूज करते हैं जो सस्ते मेटल हैं, खास करके सिल्वर को निकालने के लिए। ठीक है। हाँ, इस प्रोसेस का नाम है दैट इज ज़िरवोगेल प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है ज़िरवोगेल प्रोसेस। ध्यान रखना, अर्जेंटाइट से सिल्वर को जो निकालते हैं इस प्रोसेस का नाम है ज़िरवोगेल प्रोसेस। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस का नाम है ज़िरवोगेल प्रोसेस, अर्जेंटाइट से सिल्वर को निकालना। ठीक है, चलो। एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते हैं। अंजन, वो सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं होता, वो सिर्फ मेटल नहीं होता। अगर उसको देखोगे तो वो मेटल के साथ प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो पूरी तरीके से प्योर मेटल नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी चीज है, उसका इस्तेमाल करने के पीछे एक रीजन है, एल्यूमिनियम को बहुत पतला सीट बनाया जा सकता है जो कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्साइड के वजह से, और सस्ता भी पड़ता है इसलिए उसका यूज करते हैं। कॉपर का नहीं बना पाते और वो सस्ता नहीं पड़ेगा इसलिए यूज नहीं है। और एल्यूमिनियम अपने हेल्थ के लिए बहुत खराब है, भले ही वो फॉयल जैसा यूज होता हो लेकिन है वो बहुत नुकसानदायक। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम किससे, तो अर्जेंटाइट ओर से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन आते हैं कि भैया अपने पास अगर एक जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। सो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए नेक्स्ट मेथड दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में करते क्या है, सो भैया इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है जिससे उस मेटल को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं तो ध्यान दो यहाँ पे, दिस प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको बोलते हैं, जो रिएक्टिविटी टेबल में सबसे ऊपर हो या पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में हो, जो एकदम बिल्कुल लेफ्ट में होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सोच के देखो कौन से होते हैं जो हाईली रिएक्टिव थे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे मेटल्स। तो जो बहुत रिएक्टिव होते हैं उनको निकालने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है इस मेथड में, सो इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट इन अ लार्ज सेल, बहुत बड़े सेल में होता है, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। कुछ उसमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को भी ऐड कर देते हैं, जो कि जिसके वजह से होता क्या है, सो इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से क्या होगा कि वहां पे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कोरोजन होने के टेंशन जो है वो कम हो जाएगा।
कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फटाफट रिएक्शन होगा, अपने को प्रोडक्ट निकलेगा, हम लेके वहां से चलता बनेंगे। लेकिन अगर कंडक्टिविटी कम रहेगी तो समस्या होगा। अब बात हुआ कि भैया ये मेनली किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो भैया ये रुक जाओ, अभी लिखना नहीं, ये मेनली इस्तेमाल करते हैं अपने सोडियम भाई साहब के लिए। सोडियम भाई साहब को कैसे अलग किया जाता है, तो ध्यान दो यहाँ पे, सोडियम को करते क्या है कि पहले हीट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, Na+ और Cl- होते थे, ठीक है। उसके बाद करते क्या है, समझो इस चीज को, एकदम आसान सा प्रोसेस है। पहले एक बार उसको हीट कर लेते हैं ताकि वो आयनिक फॉर्म में आ जाए। उस जो वो मेल्टेड जो सोडियम है, उस मेल्टेड सोडियम को बैटरी के अंदर में सेट कर दिया जाता है। अब जैसे बैटरी के अंदर में सेट होता है तो क्या होता है, इस कहानी को समझते हैं जरा यहाँ पे, ठीक है। सो ये अपने पास एक कुछ कंटेनर हो गया। इस कंटेनर में क्या किया गया कि मेल्टेड जो सोडियम क्लोराइड है, इस मेल्टेड सोडियम क्लोराइड को इसके अंदर डाला गया। याद रखना ये फ्यूज्ड या मेल्टेड है, ना कि एक्वस है, पानी में नहीं डाला गया। ये सोडियम क्लोराइड को मेल्ट किया गया, यहाँ पानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मेल्टेड सोडियम क्लोराइड है NaCl, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब इस NaCl में क्या करते हैं कि कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं जो इसकी कंडक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा सके, लिक्विड, ठीक है। अब मोल्टेन जो NaCl है या फ्यूज्ड जो NaCl है या मेल्टेड जो NaCl है, इसमें क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। दो इलेक्ट्रोड्स कैसे लगाएंगे भैया, तो देखो एक इलेक्ट्रोड, मैं दो इलेक्ट्रोड्स लगाता हूँ, फटाफट ध्यान दो यहाँ पे। सो ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। सो ये दो इलेक्ट्रोड लगा, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे हम बैटरी से। अब ये बैटरी क्या काम करने वाली है, ध्यान दो ये कैसे काम करेगी, हमको बस यहाँ पे टर्मिनल्स ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये जैसे बैटरी से कनेक्ट किया, सो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद होगा क्या कि भैया यहाँ पे Na और Cl जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कैसे अलग अलग होंगे, तो जरा इस चीज को गौर फरमाते हैं। ये NaCl जो था, ये जैसे ही इसको हमने क्या किया, लिक्विड NaCl, मोल्टेड NaCl, इसको जैसे ही हमने यहाँ पे करंट पास कराया, जैसे यहाँ पे आई दिया है, ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर हमको क्या दे देगा, तो Na दे देगा और साथ में हाफ Cl2 दे देगा। चाहो तो यहाँ दो लगा के पूरे को बैलेंस कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे Na हमको मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में और Cl2 मिल जाएगा हमको गैसियस फॉर्म में। अब बात ये आती है कि दोनों के दोनों हमको किस इलेक्ट्रोड से मिलेंगे, कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखना। ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे हमको मिलता है Na, और जो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे हमको मिलता है Cl2। इस निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को जहाँ पे Na मिला है, इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रखना है हमको, दिस इज नोन एज कैथोड। और जहाँ पे हमको Cl2 मिला है, दिस इज नोन एज एनोड। तो यहाँ पे हमको मिल गया Na, उस Na को हमने यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ पे हमको मिल गया Cl2 को बाहर कर लिया। स्टार्ट में जब Na मिलता है तो देखो यहाँ पे कलेक्टेड होता है एक्चुअल में, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। हालांकि अगर इसको थोड़ा और डेप्थ में जाओगे तो थोड़ी कहानी इसकी और भी अलग होती है, ठीक है। तो स्टार्ट में लिक्विड होता है, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होने लगता है। सो इस तरीके से इसका एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। अब एक चीज जो आपको ध्यान देना है, बहुत लोग ये जरूर पूछेंगे कि भैया एक बात बताइए, हमको तो बचपन से सिखाया गया था कि Na बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे लिक्विड में मिला तो क्या ये रिएक्ट नहीं कर गया। सो ध्यान से सुनना जो अभी मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे, एक्चुअल में इस चीज को समझो, एक्चुअल में यहाँ पे जो Na मिलता है, वो Na के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, ये इलेक्ट्रोड नॉर्मली होता है मर्क्यूरी का। वो एक मर्क्यूरी के ट्यूब में डाल के उस इलेक्ट्रोड के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है उससे, होता ये है कि ये जो Na है, इस मर्क्यूरी के साथ फटाफट से एक मिक्सचर बना लेता है, दैट इज एमलगम। और एमलगम बनने के बाद अब जो सोडियम है वो रिएक्ट करने वाला नहीं है, अपने को सोडियम एमलगम यहाँ से मिलता है और फिर सोडियम एमलगम को हटाते हैं यहाँ से, और फिर तब जाके फिर मर्क्यूरी को और सोडियम को अलग किया जाता है। स्टार्ट में जब सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्चुअल में प्योर सोडियम नहीं मिलता, हमको एमलगम मिलता है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे एमलगम मिलता है, ना कि प्योर सोडियम मिलता है, ठीक है। सो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ
Hg इलेक्ट्रोड इज यूज। Hg इलेक्ट्रॉन मतलब मर्क्यूरी के इलेक्ट्रोड को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इज यूज्ड विच फॉर्म एमलगम, जो क्या बना लेता है, एमलगम बना लेता है। एमलगम का मतलब क्या होता है, किसी को नहीं याद है तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, दैट इज एलॉय ऑफ मर्क्यूरी। एलॉय ऑफ मर्क्यूरी को हम क्या बोलते हैं, एमलगम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एमलगम बनता है, फिर एमलगम से हम बाद में सोडियम को अलग कर लेते हैं। फटाफट छापो, किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना, बाकी सिंपल तरीके से इसी तरीके से रिएक्शन जारी होती है। ठीक है, अब ये जो चीज लिखी हुई है इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, NaCl ब्रेक होके यहाँ पे पहले ये फ्यूजन का मतलब है मेल्ट कर देना। फ्यूजन याद करो बचपन में सिखाया गया था ना, हीट ऑफ फ्यूजन, या हम बोलते थे कि भैया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो वर्ड यूज करते थे। फ्यूजन कहाँ करते थे, जब सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करते थे। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली मेल्टिंग। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, तो Na+ इलेक्ट्रॉन लेके Na बन गया और Cl- इलेक्ट्रॉन गवा के Cl2 बन गया। ठीक है, तो एनोड और कैथोड याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। आशीष बोल रहा है कि NaCl सोडियम का और है, कह सकते हो कि NaCl सोडियम का और है, चलेगा आशीष, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छापो फटाफट से इसको। बोलने दे। सर स्लाइड ऊपर कर दीजिए। एक मिनट, अच्छा लिख लो, इसको लिख लो, फिर पीछे वाला लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस का ये एग्जांपल है, वो एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउन प्रोसेस। लिख लो, मैं पीछे वाला पे दिखा दूंगा, उसको लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वैष्णवी कह सकती है, फाइनल जो स्टेप है वो वही है। छाप लिया सबने, चलो पीछे आते हैं, छापो इसको, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। बोल वैष्णवी। सर मतलब मेनली यही सब प्रोसेस जो होता है ये सब हम लोग के लिए मतलब प्रॉफिटेबल होता है, जो इसमें इकोनॉमिकली सब चीज होता है, बट और सब भी मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा फिजिबल है, यही हाँ बिल्कुल, हम उसी मेथड का यूज करते हैं जो अपने लिए सस्ता, सुविधा और आसानी से हो। ठीक है, Yes, हम sir. हाँ हम उस बोलो। सर मतलब जो सेल्फ रिडक्शन वगैरह ये सब बताया, मतलब कि यही ना कि वो मतलब कि हम लोग के लिए एकलौता मेथड है, पर एक्सट्रैक्शन के लिए तो बहुत सारा मेथड है। बिल्कुल कह सकती है, हाँ हाँ बिल्कुल, एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत मेथड है, पर हम उसी को यूज करते हैं जो अपने लिए फिजिबल हो, इकोनॉमिकल हो। ठीक है, यस।
बोलो रिया। सर बोल रहे हैं ना कि सर इसमें जो थर्ड पॉइंट लिखवाया है ना लास्ट में, वो वाला एक बार समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ। लिख लिया सबने? चलो लास्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूसेस द करोजन ट्रबल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे NaCl को मेल्ट किया, अगर उसकी कंडक्टिविटी मान लो कम है तो वो धीरे धीरे प्रोसेस होगा, धीरे धीरे होगा तो वहाँ चांसेस क्या है कि कोरोजन हो जाएगा। अगर हम उस प्रोसेस को जितना फास्ट करा पाए तो अपने लिए कोरोजन के चांसेस को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो यही चीज बोलता है कि अगर हम जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो प्रोसेस जल्दी होगा, जल्दी होगा तो कोरोजन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, और पहली देखो सबसे पहली चीज कि भैया ये मेल्टिंग पॉइंट को भी कम करने में बहुत मदद करता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जब हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट डालने से कैसे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाती है और ये क्या खास रोल दिखाता है अपने पास एक्सट्रैक्शन में। बोलो निधि। सर आयंस बिकम मोबाइल का मतलब क्या हुआ सर? नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, आयंस बिकम मोबाइल का मतलब होता है कि आयंस तेजी से चलने लगते हैं। मोबाइल का मतलब क्या होता है, चलने लगना। मोबाइल हम वर्ड ही यूज करते हैं मूवेबल, दैट इज मोबाइल। ठीक है। हाँ। छाप लिया सबने? अच्छा एक चीज देखो, एक चीज बताता हूँ, तुम थोड़ा सा इस चीज को सोचना। कभी देखोगे तो जो इंडस्ट्रीज जो सेटअप होती हैं, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज को सेट कहाँ किया जाए, उनका सेटअप कहाँ लगाया जाए, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। कहीं मान लो किसी और का एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है तो वो कहाँ लगाना है, क्या क्या वहाँ रिसोर्सेज है, इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हम जमशेदपुर को आयरन सिटी के नाम से जानते हैं। हमको पता है कि वहाँ पे भैया बहुत आयरन निकलता है। मतलब क्या टाटा का जो स्टील प्लांट है वो मेन सबसे बड़ा प्लांट किसी टाइम का जमशेदपुर था। ठीक है, अब तो खैर बहुत जगह स्प्लिट कर दिया गया, पर हाँ जमशेदपुर जो था वो सेंट्रल जगह थी। बोकारो जो है दैट इज स्टील सिटी। ठीक है। अब बात ये आती है कि इन जगहों को ही क्यों चुना गया, यहाँ पे ही क्यों यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन लगा दिया गया, क्यों यहाँ एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन नहीं होता, क्यों यहाँ आयरन ही होता है। सो देखो उसके दो मेजर रीजन है। पहला कि भैया उन जगहों पे तो पहले बहुत आसानी से ओर्स की अवेलेबिलिटी है, और दूसरा कि हमको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि झारखंड में कोयला बहुत होता है। झारखंड में कोयला बहुत है तो उसके वजह से वहाँ कार्बन की भी बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है, और उस कार्बन की अवेलेबिलिटी और ओर की अवेलेबिलिटी, इन दोनों को जब हम मतलब ऐसे समझ लो दिस इज अ कैलकुलेटेड मेथड कि भैया हमारे पास कोई एक ही चीज अवेलेबल है, दूसरा अवेलेबल नहीं है तो हमारे करने का कोई फायदा नहीं है। सो वहाँ पे वो कैलकुलेटेड जगह है जहाँ पे कार्बन भी अवेलेबल आसानी से है, जहाँ पे ओर भी आसानी से अवेलेबल है, तो प्लांट वहाँ लगा दो। ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस के हिसाब से डिफाइन होते हैं कि हमें कहाँ पे कौन से प्लांट को लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान में जाओगे तो उदयपुर आएंगे, सब जानते होंगे। उदयपुर के पास वेदांता एक कंपनी है, उसके एमडी पटना के ही रहे हैं। ठीक है, हालांकि अब वो भले बिहार के लिए कोई करे ना करे, लेकिन उसके एमडी हैं पटना के ही। मुझे नाम तो दिमाग में नहीं आ रहा, स्लिप कर रहा नाम। ठीक है। तो वहाँ पे ना कॉपर और जिंक का एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। वेदांता में मेनली कॉपर और जिंक का एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। उदयपुर के पास प्लांट है, मुझे नाम याद नहीं रहा, तो मैं नाम भूलने लगा है। 2-3 प्लांट है वहाँ पे। ठीक है। अब वहाँ पे ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉपर के लिए तो अवेलेबल है वो, लेकिन जिंक जो है, जिंक के लिए अच्छा खासा इंपोर्ट करके लेके आना पड़ता है। पर बात क्या है, वहाँ जिंक और कॉपर दोनों लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीजें मतलब देखो मैं मतलब कुछ है, कोई एक केमिकल होता है यार, मुझे ध्यान में सभी डिस्कशन हो गया तो मेरे को याद आ गया। कुछ चीजें होती है जो जिंक को जब एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो कॉपर से कुछ मतलब जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं जिस ओर से, वहां से कुछ चीजें निकलती है जो जिंक में इस्तेमाल होती है एक्सट्रैक्शन के टाइम में। तो इसलिए चूंकि दोनों पास पास में लगाया गया ताकि जो कॉपर से जो चीज निकल रही है एक्सट्रैक्शन के टाइम में ओर से, उसका हम इस्तेमाल कर पाए जिंक वाले में। तो इस तरह के सेटअप्स जो है अजय कुमार सर नाम है, चाहिए। ठीक है। तो इस तरह के सेटअप्स लगाए जाते हैं ताकि हर प्रोसेस को हम आसान कर सकें, अपने लिए इकोनॉमिकल कर सकें, सारे कंडीशंस को देखते हुए। ठीक है। चल हो गया ये? कोई ऐसा जिसका ये दोनों लिखना बाकी है?
सोडियम का एक्सट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हम एक बार और भी देखेंगे एक और मेटल के लिए, दैट इज एल्यूमिनियम के लिए ही। एल्यूमिनियम को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पर जब आएगा तब बात करेंगे इसको। डन है, चलो अब ये कहानी है अपनी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के लिए जैसे हमने सोडियम को जब एक्सट्रैक्ट किया तो भैया दिस वाज द डाउन्स प्रोसेस। जब एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जिस मेथड से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका नाम है हेल हेराल्ड प्रोसेस। है सिंपल, वही दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। करते कैसे हैं जरा इस चीज को ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले किया क्या जाता है कि एल्यूमिनियम को एक बड़े से कंटेनर में क्या किया जाता है कि एल्यूमिनियम का जो ओर है दैट इज बॉक्साइट ओर, उस बॉक्साइट ओर को मेल्ट करके इस बड़े से कंटेनर में रख लिया जाता है। इस बड़े से कंटेनर में जो दिख रहा है इसमें रख लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि इसके ऊपर इस मोल्टेन, ये जो मोल्टेन है ये क्या है, मोल्टेन Al2O3 है, मोल्टेन बॉक्साइट है, मतलब मेल्ट किया हुआ लिक्विड किया हुआ बॉक्साइट ओर है। उसके बाद इस कंटेनर में क्या करते हैं कि कार्बन के रॉड्स को डिप कर दिया जाता है और उन रॉड्स को यहाँ पे कॉपर के ऐसे बोलो कि जैसे चिमटा होता है ना, चिमटा, उस तरह चिमटे की तरह की चीज होती है जिससे उस कॉपर का चिमटा तरह का चीज होता है, चिमटा बनाया और उससे क्या करते हैं कि कार्बन के रॉड को इस तरह से पकड़ा के उस एल्यूमिनियम में डिप कर दिया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टेड फॉर्म है, जो मोल्टेन बॉक्साइट है, उसमें डिप कर दिया जाता है, ठीक है। अब इससे होता क्या है, डिप कर देने के बाद इसको डिप किया और फिर क्या करते हैं कि ये वाला जो अंदर का लेयर है, ये अंदर का लेयर या तो कार्बन का और या तो बहुत ही लेस रिएक्टिव, ध्यान से सुनना, या तो कार्बन या तो बहुत ही लेस रिएक्टिव किसी मेटल का वो लेयर अंदर का बना दिया जाता है। अब करते क्या है, ये जो कॉपर का रॉड था जिसमें ये कार्बन के लाइनिंग्स को लगाए गए थे, ये कार्बन बेसिकली क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को जिससे लगाए गए थे उसको फिर कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ में। ये डायनेमो दिया हुआ है, दैट इज डायनेमो, ऐसे समझ लो कि बैटरी है, वो करंट देना है हमको, बेसिकली करंट से उसको कनेक्शन देते हैं। ये जो कार्बन का जो इलेक्ट्रोड है इसमें आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये अपने पास होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा और ये जो कंटेनर है जिसमें अंदर में ये कार्बन की लाइनिंग लगी थी या लेस रिएक्टिव मेटल लगा था, उसको कनेक्ट कर देते हैं निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। दो चीजें कर दिए, मोल्टेन बॉक्साइट लिए, उसमें कार्बन का रॉड ऊपर से लगा दिए और जिस कंटेनर में लिया उस कंटेनर में भी अंदर में या तो कार्बन या तो लेस रिएक्टिव मेटल का लाइनिंग बना दिया और उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब इसको ध्यान से देखो तो पॉजिटिव और नेगेटिव से अगर हम मोल्टेन को कनेक्ट कर दिए तो इलेक्ट्रोलिसिस है, कुछ अलग तो है नहीं है। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है और इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद हमको क्या मिल जाता है, एल्यूमिनियम मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे रिएक्शन में क्या है उस बात को ध्यान देना। यहाँ पे हम Na3Al जिसको बोलते हैं क्रायोलाइट, इस क्रायोलाइट को डालते हैं ताकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आसानी से मेल्ट किया जा सके और उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। सेम वही चीज जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को डालना जो कि कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। और हमें पता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत स्ट्रांग होता है, वही तो उसका जंग होता है जो ऊपर के लेयर बनाता है। सो उसको मेल्ट करना बहुत टफ काम है, बॉक्साइट को मेल्ट करना बहुत टफ काम है, इसलिए उसमें क्रायोलाइट डालते हैं। इसका एक दोस्त भी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ साथ ही, दैट इज नोन एज फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार एक एग्जांपल में हम पढ़े थे, याद करो एक क्वेश्चन में आया था, दैट इज CaF2। तो इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एल्यूमिनियम का जो ओर है उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम किया जा सके। चलो उसके बाद अब ये रिएक्शन कैसे होती है। सो रिएक्शन देखो कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ध्यान से देखो ये क्या होता है, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड कार्बन के साथ, देखो ध्यान देना, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, पहले तो ब्रेक होगा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में, दो पार्ट में ब्रेक होगा इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, और जो वहां ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 दे देता है, तो CO2 निकल गया और अपने को क्या मिल गया, एल्यूमिनियम मिल गया। अब बात है कि ये कार्बन कहाँ से आया, जो यहाँ ग्रेफाइट के रॉड्स लगाए थे, ये ग्रेफाइट्स के रॉड जो है ये टाइम के साथ धीरे धीरे डिग्रेड होते जाते हैं, इनकी थिकनेस कम होते जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन निकलता है
वो इस ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है और CO2 बना के यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए इन ग्रेफाइट रॉड्स को यहाँ पे लगाया जाता है। मतलब एक टाइम के बाद जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर से इन रॉड्स को चेंज कर दिया जाएगा, चिमटा खोल के उसमें रॉड बदल दिया जाएगा और फिर से उसके अंदर में डिप कर दिया जाएगा। पूरी की पूरी रिएक्शन कैसे होती है जरा ध्यान देते हैं। तो कैथोड पे क्या हो रहा होता है अपने पास, तो कैथोड इस जो निगेटिव वाला है, मतलब ये जो अंदर में जो मेटल लगा था या जो कार्बन लाइनिंग है, यहाँ पे क्या होता है, सो Al+3 जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके मतलब रिडक्शन हो जाता है और एल्यूमिनियम बन जाता है। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन निकला वो ऑक्सीजन यहाँ पे एनोड मतलब जहाँ पे ये कार्बन से जुड़े हुए ग्रेफाइट से, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके CO2 देके वहां से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये कहानी होती है। हमको याद क्या क्या रखना है, 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट है। पहला चीज कि भैया अपने को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया जाता है कार्बन को, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया जाता है पूरा का पूरा जो अपने पास सेटअप होता है, जो कंटेनर होता है उसको। ठीक है, क्यूपल भी बोलते हैं, आगे ये वर्ड भी आएगा क्यूपल। ठीक है, तो इससे इसको कनेक्ट करते हैं नेगेटिव वाले को, इसको पॉजिटिव वाले को। इस नेगेटिव वाले पे हमको नीचे में मिल रहा होता है, यहाँ पे हमको मिलता है एल्यूमिनियम, धीरे धीरे यहाँ पे इसमें यहाँ पे मिल रहा होता है एल्यूमिनियम जो कि मोल्टेन फॉर्म में होता है, और यहाँ से उसको धीरे धीरे बाहर भी निकाल दिया जाता है। यहाँ से मोल्टेन एल्यूमिनियम को धीरे धीरे क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो कार्बन लाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है एज अ, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कार्बन लाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए, दैट इज एनोड, ताकि ऑक्सीजन जो निकले वो कार्बन से रिएक्ट करके वहां से CO2 बना के बाहर निकल जाए। रिएक्शन आपके पास दी हुई है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन, एनोड पे कौन सी रिएक्शन, होल रिएक्शन क्या है, तो ये पूरी रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है कि पूरा रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट तरह के यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं भैया, सो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स में लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं। सो 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दैट इज Na3Al_F6 दैट इज क्रायोलाइट, और CaF2 दैट इज फ्लोरोस्पार। दोनों का यूज क्या है, तो दोनों को मिला के ही यूज करते हैं, क्या करने के लिए, सो भैया ये क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। सो डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए, कि एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फटाफट छापो, कहीं कोई दिक्कत लगे तो पूछो। इस प्रोसेस का नाम क्या है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हेल हेरोल्ड प्रोसेस। कॉन्सेप्ट क्या है इस प्रोसेस का, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के पे ही बेस्ड है ये कहानी। छापो फटाफट से, और ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, सस्ते सुविस्ते में, मतलब आसानी से बना, इधर वाली चीज बनाने की जरूरत नहीं है, इधर वाला ये सब उतना नहीं बनाना, यहाँ बैटरी बना लेना। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा। कैटलिस्ट नहीं है शिवम, ये कैटलिस्ट नहीं है ना बाबू। कैटलिस्ट तो रिएक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ये रिएक्शन को कहाँ इफेक्ट कर रहा है, ये तो मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दे रहा है। कैटलिस्ट जैसा एक्शन है बट है नहीं ये कैटलिस्ट। ठीक है, ठीक है, ये कैटलिस्ट नहीं बोलो इसको, कैटलिस्ट बोलोगे तो बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आसान भाषा में तुम बना सकते हो, दिस इज कार्बन, दिस इज कॉपर। कॉपर का ये क्या है अपने पास, ऐसे चिमटा टाइप का होता है। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ मोल्टेन एल्यूमिनियम। और ये था क्या, तो भैया ये था क्या, ये तो ये चीज थी मोल्टेन Al2O3। ठीक है, और यहाँ से छोटा सा यहाँ जगह बनाते हैं और वहां से क्या निकालते हैं, मोल्टेन एल्यूमिनियम को बाहर निकाल लेते हैं। फटाफट छापो, कहीं कोई तकलीफ लगे तो पूछ लो जल्दी से। क्रायोलाइट या फिर ये अपने पास ये जो अपने पास है, नाम नहीं लिखा क्या, दोनों का नाम लिख लेना, ऊपर वाला इस क्रायोलाइट, नीचे वाला इस फ्लोरोस्पार।
ठीक है, इसको क्रायोलाइट बोलते हैं, इसको फ्लोरोस्पार बोलते हैं। ठीक है, दोनों का नाम लिख लेना। क्रायोलाइट तो उसमें बना के दिया भी है, फ्लोरोस्पार लिख लेना। बोलो वैष्णवी। सर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है मतलब ऐसा नहीं ना कि ये पार्टिकुलरली इसी रिएक्शन में होगा कि जो मतलब इसका डिक्रीज कर देता है मेल्टिंग पॉइंट और बस कंडक्टिविटी इसके लिए इंक्रीज। हम सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब ये सिर्फ एल्यूमिनियम में इस्तेमाल होता है और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस है उसका पार्टिकुलर एक इलेक्ट्रोलाइट होगा जो बिल्कुल कि बिल्कुल डिक्रीज। बिल्कुल। देख हम ये क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ना कंडीशन के हिसाब से अपने काम की क्या चीज है। हमको देखना होगा ना यस कि वहां पे वो चीज यूज करें ताकि हमको नुकसान ना हो जाए। पता चला कि सस्ते चीज के लिए महंगा चीज यूज कर दिए, या पता चला कोई ऐसा चीज यूज कर दिया जो एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर गया, तो हमको ये सारी चीजें सोच समझ के चलनी है ना। यस हाँ, तो इस मतलब रिएक्शन में हाँ, ये ऐसा नहीं तो है नहीं कि कह सकते सोडियम। मतलब कैटेगरी बोल बोल बोल, नहीं। अब बोलिए। तो बोल ले, क्या बोल ले फिर मैं बताता हूँ। बोल रही कि ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सर ये रिएक्ट भी तो नहीं करता ना इससे, जो भी एल्युमिनियम जैसे इसमें हम डाल रहे थे ये जो है इलेक्ट्रोलाइट ये तो रिएक्ट नहीं करता, बस ये नहीं, डिक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट को। हाँ ये डिक्रीज करता है, लेकिन तेरे से अगर कोई पूछे कि क्या सोडियम के जब एक्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या फ्लोरोस्पार का यूज होगा, नहीं, सोडियम के नहीं। एक्सट्रैक्शन में यूज नहीं होता। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि किस में इस्तेमाल है, एल्यूमिनियम वाले में इस्तेमाल है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेल-हेरोल्ड कहते हैं। डन है। यस। और हाँ सर इसके पहले वाले जो प्रोसेस में आप बताए थे सोडियम वाला, तो उसमें ये सब नहीं ना होता, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स कोई और होगा उसमें हाँ, ऐसे कोई ही। उसमें कोई जनरल इलेक्ट्रोलाइट उसमें यूज होगा, बाकी इसका यूज नहीं करते उसमें। ठीक है, हम यस सोडियम के एक्सट्रैक्शन के लिए ज्यादा माथापेची करते नहीं, हम मेनली एल्यूमिनियम को फोकस रखते हैं। मैंने स्टार्ट में चैप्टर में बताया था कि हमारे लिए कुछ स्पेसिफिक मेटल्स हैं जिसको हम बहुत ज्यादा ध्यान लेके चलते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड। जिंक, ये चार जो बहुत ज्यादा, हाँ गोल्ड सिल्वर तो खैर ठीक है वो तो अलग ही है, पर ये चार हैं जिसको हम सबसे अधिक फोकस में लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, यही अपने चार जो है वो मेन सिलेबस में है। डन है। यस सर। बाकी तो कोई साइड से यूज हो गया तो हो गया। चल छाप लिए। किसके नाम लिख दूं? अरे यार रुक, लिख देता हूँ। ठीक है, फ्लोरोस्पार एंड क्रायोलाइट। याद रखना इस कंपाउंड को, CaF2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कहीं ये बहुत जबरदस्त का काम आ जाए, इस कंपाउंड का फॉर्मूला CaF2 का। ठीक है, चलो सो ये अपने पास कहानी हो गई कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन। अब अपन पढ़ने वाले हैं मेनली कि भैया अब एक एक करके जो अपने इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं उनको ध्यान रखेंगे, उनके बारे में हम एक एक स्टेप को बड़े कायदे से पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। सो अब अपने पास आता है दैट इज आयरन का एक्सट्रैक्शन, कि आयरन को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिटेल्स प्रोसेस हम देखने वाले हैं कि इसको डिटेल्स में कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट से मैंने बोला था कि 4-5 मेटल्स ऐसे हैं जो अपने फोकस में रहेंगे, आयरन और कॉपर तो खास करके, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और तब जाके जिंक की कहानी है। बट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो सो सबसे पहला है कि भैया आयरन को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसको मेनली या तो मैग्नेटाइट या हेमेटाइट और से एक्सट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत लिमोनाइट से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो बेसिकली जो आयरन के ओर्स हैं जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो मेनली ऑक्साइड्स हैं आयरन के। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब एक एक बार एकदम बिल्कुल इनका एक फ्लो चार्ट देखेंगे कि इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, और ये पूरा डिटेल्स में है, ये पूरा का पूरा बहुत डिटेल्स में है, इसको ध्यान से देखना। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो मैं टिक लगवा ही दूंगा, और ये पूरे तरीके से जो प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आयरन का जो ओर है उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो या तो ग्रेविटी प्रोसेस से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब वही मैग्नेटिक सेपरेशन है। ठीक है, तो करते क्या है कि पहले ग्रेविटी कर दिया, ग्रेविटी से क्या हुआ कि जो बिल्कुल बेकार का हो, जो बिल्कुल बेकार का गैंग था वो बाहर निकल गया।
मतलब बिल्कुल ऐसे कह लो कि जो मिट्टी थी वो मिट्टी बाहर निकल गई। मिट्टी को निकालने के बाद फिर वहां पे मैग्नेटिक सेपरेशन इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो बचा हुआ गैंग था, जो अपने पास मिट्टी तो नहीं था पर अच्छा खासा भारी था, जो अच्छा खासा पथरीला गैंग था, उसको बाहर निकाल दिया। एकदम बिल्कुल ये प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं उस पर बात कर रहे हैं अपन। तो पहले ग्रेविटी सेपरेशन किया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किया, ठीक है। और इन दोनों को सेपरेशन करने के बाद अपने को और जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होके मिल गया। उसके बाद क्या करते हैं कि कैल्सिनेशन भी करते हैं और रोस्टिंग भी करते हैं। ये ध्यान देना, कैल्सिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि भैया जो ओर है अपने पास उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है, ठीक है। उस मॉइस्चर को अलग करना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत सारे ऐसे भी चीजें होती हैं, जैसे हो सकता है कि उसमें कार्बन कंटेंट हो सकता है उसमें सल्फर हो सकता है उसमें आर्सेनिक हो। तो इनको कैसे अलग किया जाए? तो इन सबको अलग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? तो पहले मॉइस्चर को अलग किया, मॉइस्चर के लिए कैल्सिनेशन किया, बिना हवा के गर्म किया। उसके बाद हवा दे के गर्म किया, ताकि कार्बन को CO2, सल्फर को SO2 और आर्सेनिक को आर्सेनिक सल्फाइड बना के अलग कर लिया जाए। अब ये जो तीन ही क्यों दिए हैं? प्रैक्टिकली जब यहाँ पे हेमेटाइट या मैग्नेटाइट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको यही तीन मेनली मिलते हैं, यही तीन उसमें मेन इम्प्योरिटीज हैं। तो इन्हीं तीनों का इन तीनों को वहाँ पे बाहर निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं? रोस्टिंग कर लेते हैं। दो चीज अपने पास, पहला प्रोसेस दैट इज कॉन्सेंट्रेशन हो चुका, दूसरा प्रोसेस कि हम उसमें रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके हम उसको पूरी तरीके से ऑक्साइड बना चुके हैं। पूरी तरीके से अब अपने पास ऑक्साइड है, उसमें कोई फर्जी चीजें ना के बराबर है या बहुत कम है। अब उसके बाद करते हैं इस भाई साहब की स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब क्या है कि भैया हीट करना बहुत हाई टेम्परेचर पे, मेनली किसके साथ? कार्बन के साथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्बन ही हो स्मेल्टिंग का मतलब, लेकिन हाँ वर्ड स्मेल्टिंग जो है वो जनरल टर्म में कार्बन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो उसके बाद क्या करते हैं? स्मेल्टिंग करते हैं। कहाँ करते हैं? तो इसका एक एक पार्ट क्वेश्चन है। किस फर्नेस में? तो ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस एक खास तरह की भट्टी होती है, उस भट्टी को दिखाऊंगा मैं वो कैसी भट्टी है। तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या किया जाता है? स्मेल्टिंग किया जाता है। अब कैसे होता है स्मेल्टिंग, इस चीज को ध्यान रखना, इसका एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या कर रहे होते हैं? देखो यहाँ ध्यान दो, मैं इस चीज को दिखा रहा हूँ, एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम को देखो, ये है ब्लास्ट फर्नेस। करते क्या है? ऊपर से इस पूरे फर्नेस में ऊपर से क्या करते हैं कि ओर मतलब ऑक्साइड जो आपके पास कॉन्सेंट्रेट होके मिला, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में कोक, इन तीनों को एक साथ डाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये तीनों अंदर में जा रहे हैं। इसमें नीचे में आग लगा हुआ है। नीचे में ये क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा आग लगा हुआ है, यहाँ से एकदम पूरे हीट की सप्लाई हुई, नीचे से एकदम यहाँ से आग लगा हुआ है, और यहाँ से ऑक्सीजन का पूरा पूरा दम भर के वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, भर भर के वहाँ ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ऊपर से यहाँ से गिरना क्या क्या शुरू हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, ध्यान से देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। ऊपर से यहाँ पे क्या गिरना शुरू हुआ? तो ऊपर से और गिर रहा है, मतलब यहाँ पे गिरा है अपने पास आयरन ऑक्साइड Fe2O3, साथ में गिरा है अपने पास यहाँ पे CaCO3, और साथ में गिरा है कार्बन। अब ये तीनों देखो क्या करामात करते हैं। नीचे से जो ऑक्सीजन जा रहा है वो ऑक्सीजन के साथ कहानी क्या होगी, जरा ध्यान से देखना। उस ऑक्सीजन के साथ कहानी क्या होगी? आग लगाया, आग लगा के नीचे से ऑक्सीजन का सप्लाई कर दिया। देखो जो ऊपर से कार्बन आ रहा है ना, ये कार्बन ही क्या होगा कि यहाँ से जलना शुरू होगा। ऊपर में थोड़ा जलेगा कार्बन, फिर जलेगा 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 जलेगा, और नीचे में बहुत ज्यादा जलते हुए पहुंचेगा। ऊपर से जो कार्बन आ रहा है, कार्बन ऊपर से थोड़ा जला, फिर थोड़ा अधिक जला, थोड़ा अधिक जला, थोड़ा अधिक जला। सो यहाँ कार्बन नीचे नीचे जलते हुए पहुंचेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नीचे जाते जाते कार्बन बहुत ज्यादा जलने लगेगा, तो नीचे में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और ऊपर में टेम्परेचर बहुत कम होगा। ये चीज क्लियर रखना। भट्टी में ऊपर में टेम्परेचर कम होगा, नीचे में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में कार्बन कम जला है, नीचे में बहुत ज्यादा जला है। पहली चीज। अच्छा, ऊपर में कार्बन कम जलने का सबसे मेजर रीजन क्या था? तो सबसे मेजर रीजन क्या है? तो इस चीज को ध्यान दो कि ऑक्सीजन तो सिर्फ यहाँ से सप्लाइड है। तो जब ऑक्सीजन जा रहा है तो इस ऑक्सीजन को कौन खाएगा? पहले तो यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है वो खाएगा, फिर यहाँ वाला खाएगा, यहाँ वाला खाएगा, यहाँ वाला खाएगा, यहाँ वाला खाएगा।
तो ऑक्सीजन का अमाउंट धीरे धीरे चूंकि सप्लाई कम होते जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर में जो कार्बन मिलेगा, यहाँ जो कार्बन गिरा होगा, यहाँ जो कोयला गिरा होगा, ये कोयला बहुत कम जला होगा। और ऐसा नहीं है कि ये ओपन होता है कि बिल्कुल हवा जैसे ग्रेविटी गिरा गड़गड़ा के गिर गया, नहीं, वहाँ लेयर्स बने होते हैं जो धीरे धीरे करके गिर रहे होते हैं, उसको इसमें नहीं दिखाया गया, वो धीरे धीरे करके गिर रहा होता है और बहुत बड़ा भट्टी होता है ये, ठीक है। सो यहाँ जो कार्बन है इसको ऑक्सीजन चूंकि बहुत कम मिला हुआ है, ये याद रखना, इसको ऑक्सीजन बहुत कम मिला हुआ है तो ये बहुत कम जलेगा। अच्छा, ऑक्सीजन कम मिला तो एक और भी कहानी होगी, क्या होगी, तो ऊपर का जो कार्बन है चूंकि इसको ऑक्सीजन कम मिला है तो ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, चूंकि ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड है तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या होता है, गैस होता है। गैस क्या नीचे जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। सो गैस तो चाहेगा कि ऊपर भाग जाए, तो उसको ऊपर भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ओर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Fe3O4 बनाएगा। मतलब Fe2O3 जो था वो पहले Fe3O4 में कन्वर्ट होगा और CO2 दे देगा। CO2 बाहर निकल जाओ, CO2 तब कोई रिएक्शन नहीं करेगा। साथ में फिर से क्या होगा, ये जो Fe3O4 है, ये जो रिमेनिंग CO है, जो रिमेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्ट करेगा और FeO बना लेगा। ध्यान देना यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रोसेस को मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ, बाकी इसको तो छापना ही छापना है, ठीक है। सो पहले प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO बना लिया। अब ये CO ने क्या किया, इस CO ने स्टार्ट किया है आयरन को रिड्यूस करना। कैसे? सबसे पहले Fe2O3 जो था इसको कन्वर्ट किया इसने Fe3O4 में। Fe3O4 को फिर से इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, FeO में। 3 स्टेप में ये करेगा, ठीक है। अच्छा, सब में ऑक्सीडेशन नंबर लिखो तो जरा। आयरन का यहाँ कितना आएगा, प्लस का 3/2। यहाँ का लिखो तो यहाँ कितना आएगा, प्लस का 4/3। ऑक्सीडेशन नंबर लिख के देखो फटाफट, सॉरी यहाँ पे 6/2, क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे 6/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का घटते जा रहा है। पहले यहाँ पे कितना है, 3 है, 6/2 इज 3 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ 8/3 है, मतलब 3 से तो कम ही है, 8/3 इज 3 से कम और ये 2 हो गया। मतलब CO ने क्या किया, ध्यान से स्टेटमेंट सुनो, CO ने इस ऊपर वाले एरिया में आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर को +3 से खींचते 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 कहाँ पहुंचा दिया, 2 पे पहुंचा दिया। ये काम सबसे पहले किसने किया है, CO ने किया है। लेकिन इसको आयरन नहीं बनाया है, इसको आयरन ऑक्साइड ही छोड़ा है, फेरस ऑक्साइड ही छोड़ा है। बस 3 से इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर 2 कर दिया, थोड़ा रिडक्शन किया, पार्शियल रिडक्शन किया। चलो, अब यहाँ से जो ये आयरन ऑक्साइड है ये आगे चलना शुरू हुआ। आयरन ऑक्साइड आगे चल रहा है, साथ में कुछ कार्बन भी चल रहा है। जो कार्बन ऊपर नहीं चला था वो साथ में इसके साथ नीचे जा रहा है। नीचे जब जा रहा है तो जब और भी हाई टेम्परेचर मिला तो ये आयरन ऑक्साइड फिर से CO के साथ रिएक्ट किया, जो अभी भी CO यहाँ अवेलेबल है, और यहाँ क्या बन गया, Fe बन गया और CO2 बन गया। मतलब जो इसके साथ कार्बन आया था, जो थोड़ा बहुत फिर से जो कार्बन यहाँ पे रिएक्ट किया वो CO बना और CO बन के इसने आयरन को अलग कर दिया, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है कि कार्बन CO2 बन जाएगा, बेचारे को CO ही बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको थोड़ा आयरन मिल गया, CO2 बना, गैस बन के ऊपर बाहर निकल गया चुपचाप, ठीक है। कार्बन, अब देखो एक चीज कहानी, यहाँ पे एक अलग तरह की और भी रिएक्शन होगी। क्या होगी? अब होगा क्या कि भैया यहाँ पे जो कार्बन था, ये कार्बन, मैं डिटेल्स में पूरा बता दे रहा हूँ, आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है। यहाँ जो ये कार्बन था, इस कार्बन को जब ये नीचे में जो कार्बन जलता होगा वहां से जो CO2 निकला है, वो CO2 यहाँ के प्रेजेंट कार्बन के साथ भी इंटरेक्ट करता है और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, CO का प्रोडक्शन करने लगते हैं। मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO नहीं बना रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर जा रहा है और CO बना दे रहा है। तो ये बीच में बेसिकली जो CO बन रहा है वो किसके वजह से बन रहा है, वो CO2 के वजह से बन रहा है, ना कि ऑक्सीजन के वजह से बन रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब नीचे आया तो यहाँ जो आयरन ऑक्साइड बचा बचा, मान लो थोड़ा बहुत आयरन ऑक्साइड पहुंचा, उस आयरन ऑक्साइड के साथ अब कौन रिएक्ट करेगा, सीधे कार्बन रिएक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ तो भैया अपने पास कार्बन जो बचा कुचा वो सीधे रिएक्ट कर जाएगा और ये आयरन बना देगा और CO बना के यहाँ से बाहर निकल जाएगा।
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो अपने को ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखना है, तो अपने को ध्यान ये रखना है कि यहाँ लाइमस्टोन का क्या यूज है। देखो लाइमस्टोन का क्या यूज है, लाइमस्टोन जो है वो होता क्या है, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब ये हीट होगा तो ये ब्रेक होके हो जाएगा CaO और साथ में CO2। अब हमने एक चीज बहुत पहले पढ़ी थी, जो लास्ट क्लास में आपको बार बार बोला था, जब हम पढ़ रहे थे फ्लक्स और स्लैग, मैंने बोला था कि आयरन के एक्सट्रैक्शन में SiO2 जो होता है, आयरन के एक्सट्रैक्शन में जो SiO2 होता है, ये एज अ गैंग प्रेजेंट होता है। इस गैंग को निकालने के लिए CaO का जरूरत होता है, दैट इज अ बेसिक फ्लक्स। उस बेसिक फ्लक्स को डालने के लिए, अब कैल्शियम ऑक्साइड हम क्यों डालें, हम नहीं डालते कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि हमको अलग मेहनत करना पड़ेगा, हम सीधे उसमें डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो अंदर जाके अपने आप से कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, और वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो SiO2 के साथ रिएक्ट करके एक स्लैग है, दैट इज CaSiO3, उसको बना के वहां से अलग हो जाता है। जो लास्ट क्लास में मैंने बोला था, SiO2 is a very important gang in the extraction of iron, ठीक है। और यहाँ CO2 भी हमको मुफ्त का मिल गया, जो अपने काम की चीज है, जो ऊपर जाएगा और CO के साथ, C के साथ रिएक्ट करके CO भी बनाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ नीचे में प्रेम से हमको लास्ट स्टेप में क्या मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, जो कि मोल्टेन फॉर्म में होता है। अब ये जो मोल्टेन फॉर्म में आयरन है वो यहाँ नीचे में कलेक्ट होता है, जो कि हम इस साइड निकाल लिए। और जो ये स्लैग है, दैट इज कैल्शियम, ये अपने को मिला है सिलिकेट, ये एक स्लैग है जिसकी डेंसिटी कम होती है, लाइट होता है, ये इस मोल्टेन आयरन के ऊपर में तैर रहा होता है, तो इसको इस साइड से बाहर निकाल लिए, और अपने पास जो मोल्टेन आयरन है उसको इस साइड से बाहर निकाल लिए, और जो मोल्टेन आयरन मिला उसको हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन कहते हैं। पूरी कहानी इसी तरीके से चलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे के पूरे प्रोसेस का क्या क्या है, मैं एक बार रिपीट कराता हूँ फिर छापना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डालते क्या क्या है, और लाइमस्टोन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और कोक, तीन चीजें डालते हैं। किस फर्नेस में होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस में होता है। टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर याद नहीं करना, बस टेम्परेचर में ये ध्यान रखना है, ऊपर में कम नीचे में ज्यादा टेम्परेचर होता है। कोक का मतलब है सिंपल कोयला, कोयला डाला गया है वहां पर, ठीक है। अब जब ये नीचे में जा रहे हैं, जब ये ऊपर से जब ये पूरा मिक्सचर नीचे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऊपर में जब टेम्परेचर कम था तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर का रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आयरन के ओर को रिड्यूस कर रहा है। और नीचे का रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन है। बेसिकली हमको दोनों याद रखना है। लो टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ओर को रिड्यूस करेगा, और हाई टेम्परेचर पे कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। तो दोनों हमको ध्यान रखना है कि लो टेम्परेचर पे मोनोऑक्साइड, हाई टेम्परेचर पे कार्बन। अब इस चीज को तुम रिलेट कर सकते हो अपने एलिंगम डायग्राम से, वहां देखना कि लो टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर वन, हाई टेम्परेचर पे कार्बन इज बेटर वन, ठीक है। तो इस तरीके से लो टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड ने आयरन को रिड्यूस किया, हाई टेम्परेचर पे कार्बन ने रिड्यूस किया। ऊपर से नीचे आते गया, अपने को रिडक्शन होते गया, फाइनली अपने को फाइनली आयरन मिल चुका है। आयरन मिल गया। लाइमस्टोन का क्या यूज था, तो लाइमस्टोन ने क्या किया, बेसिकली वहां पे गैंग को अलग करने के लिए इस्तेमाल हुआ। कौन सा गैंग, तो दैट इज SiO2, सिलिका को अलग करने के लिए इस्तेमाल हुआ। कैसे, तो CaCO3 डायरेक्टली नहीं, वो हीट होने की वजह से CaO बना, और CaO सिलिका के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, एक स्लैग बना लेगा। उस स्लैग की डेंसिटी कम होगी, उसको अलग कर लेंगे और मोल्टेन आयरन को अलग कर लेंगे, अपना काम बन गया। अब यहाँ मोल्टेन आयरन मिलता है। यहाँ से भी एक बात हमको, एक क्वेश्चन समझ में आता है कि वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, कि अगर आपको मोल्टेन फॉर्म में अगर आपको प्रोडक्ट मिले तो वो आसान क्यों हो जाता है, तो वो आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। यहाँ मोल्टेन फॉर्म में आयरन मिलता है, इसलिए इसका एक्सट्रैक्शन आसान है। पूरा एलिंगम डायग्राम को जो हम पढ़ते थे वो इसी को फोकस में रख के पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गया एक आयरन, दैट इज नोन एज पिग आयरन, मतलब घटिया क्वालिटी का आयरन। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है। छापो और कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना। तो मैं पूरा का पूरा आपको फ्लो चार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, उसको ध्यान देना, उसमें पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। देखो, सो यही कहानी है। ऊपर में CO रिएक्ट किया लो टेम्परेचर पे, रिड्यूसिंग एजेंट, ऊपर में रिड्यूसिंग एजेंट, और ये अपने पास स्लैग की कहानी है। CaCO3 है, ब्रेक हुआ, CaO बना, CO2 बना, फिर CaO SiO2 से रिएक्ट करके स्लैग बना लिया, ठीक है।
यहाँ पे ये कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो ऑलरेडी और भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे P4O10, SiO2, MnO2, ये सारे भी गैंग रहते हैं जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वहां से अलग होते जाते हैं। वो अलग होते जाते हैं, अपना काम बनते जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये सारे तो अलग हो चुके हैं, अपने को लास्ट में क्या मिल गया, तो पिग आयरन मिला। फिर पिग आयरन को क्या करते हैं कि फिर इसको रीमेल्ट करते हैं, कोल्ड करते हैं, तो कास्ट आयरन मिलता है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे अपन आगे। और लास्ट में अपने को क्या मिल जाता है, तो ये दैट इज कास्ट आयरन मिलता है। कास्ट आयरन क्या होता है, तो सबसे बेटर आयरन का फॉर्म होता है। तो ये पूरी कहानी है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे बता दिए। अब इसको छापो, कहीं कोई तकलीफ लगे तो पूछ लेना कि भैया हमको समझ में नहीं आया। शुरू हो जाओ। ये सारे याद नहीं रखने, बस लिख लेना है। इन सारे को नहीं याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास सिलिकॉन वाला है, दैट इज सिलिका को अलग करना। बाकी गैंग अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। छापो फटाफट से। और किसी को लगे कि भैया जादू हो गया तो पूछो। एनसीईआरटी एक बार जाके कायदे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का पढ़ लेना, उसमें कोई टर्म कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लेना। इतना लंबा रिएक्शन बिल्कुल आशीष ऐसे नहीं। ऐसा होता है कि आयरन इतना सस्ता में मिल जाता तो हर कोई घर पे निकाल लेता, ठीक है। इतने बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं भैया, उसमें बहुत तरह के प्रोसेसेस होते हैं। हम तो बस एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे होते हैं उसके। और ये भी एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये और भी लेंदी होता है, ठीक है। पर ठीक है, अपने जितना काम का उतना पढ़ते हैं अपन। बोलो निधि। सर वो आप बताए थे ना कि सर एक बार ऊपर कीजिए ना। हाँ वो ग्रेविटी प्रोसेस है ना सर, ग्रेविटी प्रोसेस मतलब हाइड्रोलिक वाला। बोलो। हाँ हाइड्रोलिक वाला, ग्रेविटी प्रोसेस हाँ हाँ हाइड्रोलिक वॉशिंग, दैट इज ग्रेविटी प्रोसेस। सर थोड़ा स्लाइड ऊपर कर दीजिए। सर इसका पहले वाला एक स्लाइड था। अच्छा अच्छा वो, हाँ बोलो। सर ये तो बात सर जिसमें हेडिंग डाला था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो यही तो था, ये वाला ना ले। हाँ यही सर, मतलब ऊपर वाला। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। छापो फटाफट से। हाँ ओजस्वी ठीक है, मैं टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे याद दिला दिया। अच्छा ये, हाँ आज की सभा यहीं पे समाप्त होगी, इसको छापो। और आज की सभा समाप्त है। अगले क्लास में फिर आई की कहानी कंटिन्यू करेंगे और सब एक्सट्रैक्शंस देखेंगे, ठीक है। छापो इस पूरे प्रोसेस को। अंजन हाँ डाल दूंगा मैं नोट्स। एक बजे 1:30 बजे के बाद देखना, जब सेकंड वाले बैच का भी क्लास हो जाएगा तो दोनों के नोट्स मैं एक साथ डाल दूंगा, ठीक है। 1:30 बजे के बाद चेक कर लेना, अपलोड कर दूंगा, अपलोडेड रहेगा। चलो ठीक है, तो सारे के सारे पीडीएफ से ही लिखोगे तो फिर क्या ही है। कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है, जो भी लिख रहा है इससे मैक्सिमम पीडीएफ वाले हैं, ठीक है लिख ही लेंगे पीडीएफ से। चलो ठीक है, तो पीडीएफ से लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1:30 बजे के बाद देख लेना और लिख लेना। और ये इंपॉर्टेंट है, आयरन के एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में कहानी कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी देख लेना। ओजस्वी आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर देता हूँ, एक मिनट मुझे देख लेने दो क्या क्या है। हाँ ठीक है, सो मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ। ओजस्वी ऑडियो ऑन करना, कहाँ गई? हाँ ऑडियो ऑन कर लो। यस सर। हाँ बाबू ठीक है। तो पहला था एलॉय इलेक्ट्रम। देखो इलेक्ट्रम जो है ना, एक्चुअल में एलॉय इलेक्ट्रम वर्ड नहीं है। इलेक्ट्रम जो है वो एक एलॉय का नाम है,
गोल्ड का एक अलॉय होता है जो बहुत प्योर नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई होती है, सिल्वर अच्छा खासा अमाउंट में होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन।